हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्विन ब्रोस। आई एम जूही और आज हम पढ़ने वाले होम साइंस का एक और चैप्टर विच इज वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। तो ये एक्चुअली हमारा पहला चैप्टर है होम साइंस के सिलेबस के अंदर एंड ये सबसे बड़ा चैप्टर है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर चैप्टर्स। तो पहले देखते हैं हम इसमें सीखने क्या वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सो वी विल अंडरस्टैंड कि मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, लाइवलीहुड, करियर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का मतलब, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वॉलंटियरिज्म, एक्सप्लेन एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस दैट contribute to quality of work life and successful careers, be sensitive to the issues of work in relation to traditional occupations and special groups, namely women, children, and elderly. And lastly, we will describe characteristics of healthy work environment. So let's get started. तो हमारा चैप्टर शुरू होता है करियर के बारे में बात करने से। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है दैट चूजिंग अ करियर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास करियर चूज करने के लिए एंड इंटरेस्ट आर ऑल्सो वेरी डाइवर्स, सो इट इज नॉट एन ईजी चॉइस। तो इसमें सबसे पहले करना क्या चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू एक्सप्लोर कि हमारे इंटरेस्ट क्या क्या हैं एंड इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, टैलेंट, पर्सनल प्रेफरेंसेस, नीड्स, एस्पिरेशंस, ये सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने लिए एक पाथ चूज करनी चाहिए विच विल डिफाइन आवर करियर। अब हम आते हैं वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क पे। तो दोनों में फर्क होता है एंड यही हम अभी देखेंगे। तो वर्क इज प्राइमरीली एन एक्टिविटी दैट ऑल ह्यूमन बीइंग हैव फ्रीडम टू परफॉर्म। कोई भी काम करने की फ्रीडम होती है हमारे पास कि हम कर सकते हैं, वो वर्क हुआ एंड थ्रू विच वन ईच फिट्स इनटू द वर्ल्ड, क्रिएट्स न्यू रिलेशन, uses an individual's unique talents and skills, and above all learns and grows to develop one's identity and a sense of belongingness to society. Work can be described as essential activities undertaken for purpose और आउट ऑफ नेसेसिटी। तो ये सारे जो मैंने पर्पस अभी बोले जो हाईलाइटेड हैं, ये सब करने जो हम करते हैं उसके लिए कोई भी काम करते हैं या कोई नेसेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क। कि मुझे आज पैसे कमाने ही हैं तो मैं कोई भी काम करूंगी, दैट इज वर्क। बट मीनिंगफुल वर्क ये नहीं होता। मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, दैट वर्क इज नॉट ऑलवेज अबाउट हाउ मच मनी अ पर्सन अर्न्स, रादर it is about whether one makes contribution to oneself, one's family, one's employer, to society, to nation or to the world. तो अगर आपका काम जो है वो किसी को हेल्प कर रहा है या कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है सोसाइटी में या घर में या कहीं भी, तब वो मीनिंगफुल वर्क कहलाया जाएगा। कोई भी काम करना इज नॉट जस्ट वर्क। मीनिंगफुल वर्क इज व्हेन यू कंट्रीब्यूट, कोई कुछ बेटरमेंट ला रहा है सोसाइटी में, दुनिया में, फैमिली में या कहीं भी। एंड वर्क इज सेंट्रल इन ऑल कल्चर्स, ऑल्दो एवरी कल्चर हैज इट्स ओन वैल्यू एंड परसेप्शन अबाउट इट। तो काम हर कल्चर में होता है, बट वही है कि हर कल्चर में डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए काम में भी डिफरेंसेस होते हैं। मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स वर्क टू अक्वायर मनी, पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए पैसे कमाना, एंड टू अर्न लेजर, रिक्रिएशन, प्ले एंड फ्री टाइम। तो अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर करना, फ्री टाइम लाना, घूमने जाना, इन सब के लिए मोस्ट पीपल अर्न टू अक्वायर मनी। अब वर्क के अंडर आता क्या क्या है, अ जॉब एंड मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग, अ टास्क और ड्यूटी दैट एंटेल सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, a means of security of livelihood through securing job and income। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखें तो वर्क के बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है ऐसे कैसे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू शुड नो कि वर्क के मतलब होता क्या। कोई भी कहे कि आई एम डूइंग दिस वर्क, तो उसमें से इनमें से कुछ होगा, कोई धर्म या ड्यूटी हो, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो, कोई पूजा पाठ, या फिर सिंबल ऑफ स्टेटस, पावर, कंट्रोल, सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट, मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लाइफ को बेटर करने में, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सब जो है वर्क के अंडर। अब मीनिंगफुल वर्क जैसे मैंने बताया, कोई कंट्रीब्यूशन आप करो अपनी फैमिली को, अपने घर को या सोसाइटी में, दुनिया में, दैट इज मीनिंगफुल वर्क। तो मीनिंगफुल वर्क इज यूजफुल टू सोसाइटी or to others, and it is done responsibly and is enjoyable to the worker। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती काम करा रहे हैं, that is not meaningful work। meaningful work is also enjoyable to the
वर्कर, एंड फिर वर्कर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब भी दिखा पाए, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में होनी चाहिए जहाँ पे जो पर्सन है उसका डेवलपमेंट हो, उसका ग्रोथ हो। और जब ये जो मीनिंगफुल वर्क होता है, तो जब इसका रिजल्ट आता है, अच्छा आता है, देन उससे क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है, एंड इट इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ इन दैट पर्सन जो वो काम कर रहा है। और यहाँ पे फिर यही बताया हुआ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, that for any person being involved in work as an employee or self-employed, that best suits one personal attribute, talents, aptitude, competence, skills is very important. तो कोई भी करियर चूज करने से पहले, कोई जॉब लेने से पहले ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको सूट क्या करता है, हमारे टैलेंट्स क्या हैं, हमारे स्किल्स क्या हैं, इन सब के बेसिस पे। और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि व्हाट आर माय स्पेशल टैलेंट्स, is the work stimulating or challenging, is the occupation likely to give me sense of being useful, does the job make me feel that I'm contributing to society, are ethos and environment of workplace likely to be suitable to me। ethos and environment मतलब कि वहाँ पे माहौल कैसा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं जब व्हेन यू आर टेकिंग अप अ जॉब या इस एज में इंटर्नशिप। सो मे बी तब आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बात हुई है करियर और जॉब में डिफरेंस की। करियर और जॉब अलग अलग चीज है, वो एक ही नहीं होता। जॉब होता है कोई भी काम करना, मे बी जस्ट टू इवन अर्न मनी, बट करियर इज मच मोर देन दैट। वो आपके पूरे लाइफ का पाथ डिफाइन करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, दस करियर इज मोर देन जस्ट अ जॉब। One may distinguish between job and career by saying job is an involvement in work, involvement in work for the sake of it, बस काम करने के लिए। Career is driven by deep desire to excel and a passionate need to grow, develop and prove oneself with the chosen field of work। आप कोई भी फील्ड चूज करते हैं, लेट्स से इंजीनियरिंग चूज की, तो उसके अंदर कोई भी जो भी काम मिलेगा, जॉब होगी, वो तो जॉब कहलाएगी, बट आपका पूरा फील्ड क्या हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, दैट इज योर करियर। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। देन वी कम टू वर्क, करियर्स एंड लाइवलीहुड। इसके ऊपर के पैराग्राफ में जो है वो यही समझाया हुआ है that there have been changes in concept about career over the years and it is no longer sufficient to get a job। सिर्फ जॉब ही सफिशिएंट नहीं होती, बट स्किल्स भी चाहिए होते हैं, नॉलेज अपडेट करनी पड़ती है, एंड ऐसा है। बट यही इन्होंने इसके बारे में बात करी हुई है, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले बताया था, वर्क इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज with an intended set of outcomes, yet it is not necessarily tied to paid employment। जरूरी नहीं कि वो काम करने से आपको पैसे ही मिले या कोई जॉब ही हो, बट may include entrepreneurship, consulting, volunteerism, contract, social work for community welfare। ये सब वर्क के अंडर आता है। अब आप वॉलंटियर करते हो तो उसके आपके पैसे नहीं मिलते, किसी एनजीओ में जाओ तो आपको पैसे नहीं मिलते, बट दैट इज ऑल्सो वर्क। जरूरी नहीं कि उसके साथ आपको कुछ पेमेंट हो। एंड देन मैंने आपको बताया था दैट लाइवलीहुड का क्या मतलब हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे लाइवलीहुड और करियर में क्या फर्क है। अभी हमने देखा था जॉब एंड करियर में, अब हम लाइवलीहुड और करियर में देखेंगे। लाइवलीहुड डिनोट्स द मीन्स एंड ऑक्यूपेशन बाय विच अ पर्सन सपोर्ट्स वनसेल्फ टू मीट बेसिक नीड्स। मतलब कि आपके कपड़े, खाना पीना, इस सब के लिए पैसे जो चाहिए वो आप कहाँ से कमा रहे हैं, दैट इज लाइवलीहुड। बट करियर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, करियर एक पूरा डीप पाथ है जो आप पूरा डिफाइन करके रखते हो कि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, दैट इज कॉल्ड करियर। करियर इज ए लाइफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ग्रोइंग इन वंस करियर इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप एक दिन डिसाइड करा कि मैं ये बनूंगा और मैं बन जाऊंगा, ऐसे नहीं। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसमें धीरे धीरे आपका ग्रोथ होती है, प्रमोशन होती है, आप उसी फील्ड में आगे बढ़ते जाते हो। एंड इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रोल्स, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड वर्क, लर्निंग लाइफ पर्सनल रोल्स, making transition wherever necessary to move forward a personally determined future। तो अब आपको वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क में फर्क पता चल गया, लाइवलीहुड एंड करियर के अंदर फर्क पता चल गया, जॉब एंड करियर में क्या फर्क है, ये सारे पता लग गए। इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, सो यू शुड नो
कि इसको अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है तो एक एक लाइन तो याद नहीं कर सकते, बट यू शुड नो द आइडिया एज अ होल। यहाँ पे वर्क के अलग अलग पर्सपेक्टिव बताए हुए हैं, वर्क एज जॉब एंड लाइवलीहुड, करियर एंड कॉलिंग। तो इन दोनों में फर्क समझने के लिए हम यहाँ से नहीं देखते, मैं एक कहानी बताती हूँ जो कि यहाँ पे दी हुई है। तो 3 men वर ब्रेकिंग बोल्डर्स विथ स्ट्रॉन्ग हैमर्स, एक हथौड़े से तोड़ रहे थे पत्थर को। तो व्हेन दे वर आस्क्ड यू कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने बोला, पहले आदमी ने बोला कि दिस इज माई जॉब, ये मेरा काम है, आई एम ब्रेकिंग दीज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। दूसरे आदमी ने क्या कहा, दैट ये दिस इज माई लाइवलीहुड, आई ब्रेक रॉक्स टू मेक अ लिविंग इन ऑर्डर टू फीड माई फैमिली। और तीसरे आदमी ने क्या कहा, दैट आई हैव अ विजन टू बिकम अ स्कल्प्टर एंड देयरफॉर आई एम कार्विंग अ स्टैचू आउट ऑफ दिस बिग स्टोन। तीनों आदमियों में फर्क क्या है कि जो पहला और दूसरा आदमी है उसके लिए वर्क वॉज जॉब एंड लाइवलीहुड, लेकिन जो तीसरा आदमी है उसने क्या कहा, आई हैव अ विजन टू बिकम अ स्कल्प्टर एंड देयरफॉर आई एम कार्विंग अ स्टैचू आउट ऑफ दिस बिग स्टोन। मतलब उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बट उसके लिए ये कॉलिंग थी, वर्क एज अ कॉलिंग। इससे क्या हुआ, वर्क एज अ कॉलिंग में इट उसको पर्सन को जो वो काम कर रहा है, ही इज डिराइविंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ, वो ही काम उसको खुशी दे रहा है। बाकी दोनों क्या कर रहे हैं, जॉब एंड लाइवलीहुड, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। तो दैट इज द डिफरेंस जो हमें स्टोरी से पता लगता है। एंड वर्क एज अ करियर, मैंने आपको पहले बता दिया कि करियर का मतलब क्या हुआ, एक डिफाइंड पाथ। तो यहाँ पे यही तीनों के बारे में बात की गई, जॉब, लाइवलीहुड, करियर एंड द कॉलिंग। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा भी देती हूँ, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इन तीनों की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। तो यहाँ पे बात हुई है दैट जितना काम इम्पोर्टेंट है उतना ही रेस्ट और रिक्रिएशन भी इम्पोर्टेंट है, ताकि जब हम वापस काम पे आए तो हम और अच्छे से उसको कर पाए। तो लेजर एक्टिविटीज या रिक्रिएशन एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, जो कि एक आदमी को रेस्ट प्रोवाइड करती हैं, प्लेजर, इन्वॉल्वमेंट एंड टिपिकली प्रमोटिंग फन, इंजॉयमेंट एंड वेल बीइंग। बेसिकली आपको स्ट्रेस से दूर करती हैं, स्ट्रेस हटाती हैं और इंजॉयमेंट लाइफ में लाती हैं। रिक्रिएशन इज एनी एक्टिविटी दैट अलाउज द बॉडी, माइंड एंड और स्पिरिट टू रेस्ट एंड रिकवर फ्रॉम हार्ड वर्क विच मे बी फिजिकल और मेंटल। तो आप जब काम करते हैं तो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है एंड उससे स्ट्रेस होता है, तो वही जो मैंने बताया, उससे उससे ब्रेक लेने के लिए दोज आर रिक्रिएशन एक्टिविटीज। तो अगर आप किसी वेकेशन पे जाते हैं, दैट इज रिक्रिएशन, कहीं घूमने जाते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं, ऑल दीज आर एक्टिविटीज कम अंडर रिक्रिएशन। एंड एक कॉन्सेप्ट होता है 8 hour डे या फिर 40 hour वर्क वीक, मतलब इतना आपको काम करना होता है। ये ओरिजिनेट हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन से, वेयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन लार्ज फैक्ट्रीज ट्रांसफॉर्म्ड वर्किंग लाइफ एंड इम्पोज्ड लॉन्ग आवर्स एंड अनरेगुलेटेड पुअर वर्किंग कंडीशंस। और ये इस सब से क्या हुआ, लोगों की हेल्थ खराब होने लगी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एंड इट वाज नॉट गुड। और इसके बाद 8 hour डे को क्या बोलने लगे लोग, 8 hours लेबर, 8 hour रिक्रिएशन एंड 8 hours रेस्ट। मतलब कि दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से 8 घंटे लेबर, 8 घंटे रेस्ट करना और 8 घंटे कुछ ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता हो। द 8 hour डे मूवमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द अर्ली हिस्ट्री लीडिंग टू सेलिब्रेशन ऑफ लेबर डे। आपने सुना होगा लेबर डे या मे डे मनाया जाता है कुछ कंट्रीज में। तो इसका यही मतलब है दैट दिन के आपको 3 पार्ट्स करने हैं और उसमें से 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे सोना है, रेस्ट करना है, एंड 8 घंटे रिक्रिएशन एक्टिविटी जो कि आपको पसंद हो, एंजॉयमेंट हो। एंड यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, रेस्ट एंड रिक्रिएशन आर एसेंशियल फॉर रिलैक्सेशन फ्रॉम वर्क एंड द ब्रेन कैन स्टॉप थिंकिंग एंड वरिंग। तो इधर यही इसके बारे में बात हुई है कि अलग अलग क्या क्या टाइप्स हैं जो आप कर सकते हो रिक्रिएशन के या रेस्ट के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो यू कैन रीड ऑल दिस बाय पॉजिंग द वीडियो। वी नाउ मूव टू स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पीपल वर्क इन एक्सचेंज फॉर मनी, ये हम सबको पता है। एंड इसको क्या कहते हैं, इनकम। जो आपके पास काम करने के बाद पैसे आते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। एंड उससे आप चीजें लाते हैं जो आपको चाहिए होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द मोर money one earns, the larger is the contribution to economic cycle of the nation.
वो उतना ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाता है जितना एक आदमी कमाता है, और a woman. Standard of living generally refers to the wealth and level of comfort, material goods and necessities available. Standard of living का मतलब क्या हो गया कि आप किस तरह से रहते हैं, कितना आप कंफर्ट में रहते हैं या कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी नेसेसिटीज हैं आपके पास और कितनी लग्जरीज है, ये सब मिला के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है. इट इज द ईज by which people living in a time or place are able to satisfy their wants. लेट्स से किसी को कुछ चाहिए और वो एकदम से फटाक से ऑर्डर कर दे एकदम और जल्दी से घर पे आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है. अगर किसी को कुछ चाहिए और उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, देन वी विल से कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो. बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तो सब्जेक्टिव हो गया ऐसे कहना, बट एक दूसरी चीज भी है जो हमारी पूरी इकोनॉमी चलाती है, उससे हमें पता लगता है इकोनॉमी कैसी है. दैट इज कॉल्ड जीडीपी, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर में. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनकम, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सारे जो है फैक्टर्स हैं, आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो कि सिर्फ इनकम से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन नहीं होती, बट बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं. इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक फैक्टर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर. और इसका पॉइंट क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज ऑफन यूज टू कंपेयर डिफरेंट एरियाज और कंट्रीज और टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री by comparing standard of living at different points of time. कि पहले इंडिया में ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, अब बढ़ गया है, ऐसे हम एक पॉइंट पीरियड में दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड ऐसे करके कंपैरिजन कर सकते हैं. एंड नाउ वी कम टू द जीडीपी, जो कि मैंने बताया था. जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced within geographical boundaries of a nation or a region within specific period of time. और ये टाइम जो होता है यूजुअली एक साल होता है, तो एक साल के अंदर किसी भी नेशन ने कितना प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब ऐड करा जाता है और वो जितना निकल के आता है दैट इज कॉल्ड जीडीपी. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ जीडीपी से नहीं, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, आपने इसका नाम सुना होगा, which was developed in 1990 by UN, HDI by UN. तो इसमें क्या होता है, it considers life expectancy at birth, adult literacy rate and per capita gross domestic product GDP to measure a country's level of development. तो GDP में तो सिर्फ all goods and services आते हैं, बट HDI जो है उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एट बर्थ, एडल्ट लिटरेसी रेट, पर कैपिटा जीडीपी, ये सब इंक्लूड होते हैं. इसलिए कहा भी जाता है दैट जीडीपी से बेटर इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर कंट्रीज डेवलपमेंट इज HDI. और क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर सिर्फ मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं आता, मतलब सिर्फ पैसे या कितनी चीजें ले पा रहे हैं वही नहीं आता, बट सेफ्टी कितनी है, लेजर, कल्चरल रिसोर्सेज, सोशल लाइफ कैसी है, फिजिकल हेल्थ. जैसे दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो इससे क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे आ रही, इन्वायरमेंटल क्वालिटी एक्सेट्रा, ये सब एक अकाउंट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर. अब जो फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करते हैं, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, विच इंक्लूड जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फ्रीडम, राइट टू मैरी, राइट टू हैव अ फैमिली, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट. आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज में ये सब भी एक सिटीजन को नहीं प्रोवाइड होते हैं, ये सारे फ्रीडम्स या राइट्स कुछ कुछ नहीं होते हैं. तो ये सब से पता लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे कैसी है. एंड राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी. द टू इंडिकेटर्स जो कि है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, they help us to get a general picture of what life is like in a particular location at a particular time. तो अगर कोई आपको इंसान का है कि जिस कंट्री में मैं रहता हूँ वहां पे तो राइट टू प्राइवेसी ही नहीं है, वहां पे तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है, एंड वहां पे राइट टू वोट भी नहीं है मुझे, तो उससे पता लगता है कि उसके कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है. तो
ये सारे इंडिकेटर्स है, फैक्टर्स है उस चीज के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट per person, GDP per capita, is often used as a measure of standard of living. An increase in GDP is associated with greater material well-being, thus with a higher standard of living. तो जीडीपी बढ़ेगा मतलब कि ज्यादा मटेरियल गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है वहां पे उस कंट्री में। The right to adequate standard of living is enshrined in Article 25 of Universal Declaration of Human Rights. Everyone has the right to standard of living adequate for health and well-being for himself and of his family, including food, clothing, housing, medical care, necessary social service, and right to security in event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age. बेसिकली यहाँ पे इधर से लेके यहाँ तक इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आर्टिकल 25। तो आपको ये पूरा डेफिनेशन ऐसे कैसे याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। बट व्हाट यू शुड नो इज कि यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, सारा हेल्थ, सिकनेस और सारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस, इन सब में अच्छे से अच्छा लिविंग होना चाहिए आपका। आपके पास जॉब होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, इनकम होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली एंड अपने लिए कोई कमी ना हो, सिक्योरिटी हो, ये सब इंक्लूड होता है इनकी डेफिनेशन के अंदर। अब यहाँ लिखा है इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट ऑल पीपल आर नॉट इक्वली एंडोर्ड ड्यू टू सेवरल रीजंस। मतलब सबके पास सब कुछ चीजें नहीं होती इक्वली, ये आप सबको पता है। किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम, एंड इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है उन लोगों की जिनके पास ज्यादा चीजें हो, ज्यादा पैसे हो, ज्यादा सामान हो, टू हेल्प दोज हु आर disadvantaged. It is estimated that about 1/3 of the whole world's poor are in India. मतलब कि पूरे दुनिया में जितने भी पुअर लोग हैं उसमें से 1/3 आर इन इंडिया। Now what is poverty line? आपने ये सुना ही होगा। poverty line is if the family income is below the figure specified। कोई एक फिगर बताता है, नंबर बताते हैं वो, इससे अगर आपकी पूरे साल की इनकम जो है पूरे फैमिली की उससे नीचे है तो आप बीपीएल में आते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसको कहेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली। और ये चेंज होता रहता है ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, और अलग अलग रीजन में अलग अलग इसका स्पेसिफाइड नंबर होता है। और ये खत्म करने के लिए की जो है विच इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द की टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इसलिए सारे मेंबर्स को खुद से एक कॉन्शियस एंड कंसर्न एफर्ट डालना चाहिए डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, जो पुअर है उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो भी डेवलप कर पाए, उनकी पॉवर्टी खत्म, एंड हमारा पूरा नेशन ग्रो करे एज अ होल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटियरिज्म एंड श्रमदान। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंडर मैं सब कुछ लाइन बाय लाइन नहीं कवर करूंगी बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इनफैक्ट इसमें से क्वेश्चन आने के भी चांसेस नहीं है। बट इसका कुछ डेफिनेशन है, इसका मतलब है जो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट हाउ पीपल, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन अ सोसाइटी take action to provide certain minimum standards and certain opportunities. And volunteerism is का मतलब क्या हुआ? Volunteering is the practice when a person works for others without any motive of getting financial or material gain. मतलब उसको वो काम करने से कोई पैसे नहीं मिल रहे, कुछ मटेरियल कोई चीज नहीं मिल रही, बट they're still doing that work. That is volunteering. And social responsibilities, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बाकी सारी कम्युनिटीज हैं उन सब के लिए एक्शन लेना जो कि ज्यादा डेवलप नहीं है, ताकि वो भी एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे आ जाए, उनका मिनिमम स्टैंडर्ड हो और उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचे। दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इधर इन सब के बारे में बात हुई हुई है विच आई विल नॉट कवर। आपको अगर पढ़ना हो देन यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड आप पढ़ सकते हैं इसको और भी अच्छे से यहाँ पे भी, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट इज वाई मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ।
एंड देन वी कम टू श्रमदान, सेवा एंड कर सेवा। तो सेवा क्या है? इट इज बिलीव दैट सेवा हेल्प टू रिलैक्स द माइंड एंड मेक्स वन लेस सेल्फ सेंटर्ड। बेसिकली किसी की भी हेल्प करना इन एनी वे, उसको खाना, पैसा या कुछ जॉब देनी, दैट इज कॉल्ड सेवा करना। तो दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल जिसकी हेल्प हो रही है, एंड जो हेल्प कर रहा है उसको भी अच्छा लगता है। So that is what is seva, and Shramdan has been practiced by Indians wherein Shram donates effort and Dan means donation. So in India, innumerable examples of individual groups and organization that work towards doing good to others is there. बहुत सारे examples हैं। अब कर सेवा क्या है? कर सेवा is another type of Shramdan where सेवक्स volunteer free services for a religious cause। तो जब रिलीजन जुड़ जाता है इसके अंदर, तो उसको हम कर सेवा कहते हैं। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड कर मीन्स हैंड एंड सेवक मीन्स हेल्पर। और आपने कर सेवा सुना होगा, गोल्डन टेम्पल में होता है अमृतसर में, जहाँ पे हमेशा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, free of cost to everyone who comes there। तो that is an example of कर सेवा। एंड इसी के बारे में बात हुई हुई है कि हेल्पिंग एंड इंडिविजुअल्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैसे हेल्प कर सकते हैं औरों को, एंड ऑल दैट। एंड ये एक चीज इंपॉर्टेंट है बस, corporate social responsibility CSR is being increasingly integrated into businesses by large companies with a view to sharing their profits with society। तो क्या होता है कि CSR के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको उसके लिए बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए थोड़ा सा उसमें से पैसे निकालने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कॉलेज की बात करूं, LSR के अंदर क्या होता है दैट कंपनी जो कि एक MNC है, वहां पे उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हमारे कॉलेज के अंदर अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उन्हें कुछ हेल्प करनी होती है सोसाइटी की, तो वो इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। एंड उसी के बारे में यहाँ पे और बताया हुआ है, which is not very important, you should know just concept कि CSR है क्या। Now we come to traditional occupations of India। तो आपको पता है ये इंडिया में कल्चर कितना रिच है, हर एरिया में, हर स्टेट में अलग अलग कल्चर है, तो हम यहाँ पे वही देखेंगे। एंड एज यू नो कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, सब 70% लोग जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर हैं। एंड फार्मिंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर millions of people in India। फिर यहाँ पे बताया हुआ दैट इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट, कोकोनट, milk, ginger, turmeric, black pepper in the world। It is one of the largest producer of fruits and vegetables, spices, condiments and tea। अब यहाँ पे बात करते हैं हम हैंडीक्राफ्ट्स की। तो कुछ हैंडीक्राफ्ट हैं जैसे कि क्राफ्ट्स लाइक वुड क्राफ्ट, पॉटरी, मेटल क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, आइवरी क्राफ्ट, comb craft, glass, paper craft, embroidery, weaving, dyeing and printing, shell craft, sculpture, terracotta, shola pita craft, dhuris, drugs, carpets, clay, iron items, etc। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्राफ्ट के। अब क्या है यहाँ पे, इन क्राफ्ट की फोटोज भी दी हुई हैं जो अलग अलग रीजन्स में होते हैं। अब इसको क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, बिकॉज दिस कैन कम इन एग्जाम एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या करेंगे, आपको एक पिक्चर दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई ये कहाँ का है और इसका नाम क्या। तो यू शुड नो जो ऐसा हो। आप इसकी फोटो अच्छे से देख लीजिए। तो इसको क्या कहेंगे हम, शोला क्राफ्ट ऑफ ओडिशा। बेसिकली यहाँ पे भगवान बनाए हुए हैं, सो दैट इज कॉल्ड शोला क्राफ्ट ऑफ ओडिशा। आपको हर स्टेट जरूर याद रखनी है और उनका नाम। अब जो यहाँ पे डॉल्स हैं, ऐसी छोटी छोटी डॉल्स, दैट इज कॉल्ड छन्ना पटना डॉल्स ऑफ कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड देन दिस इज अ स्टोन स्कल्पचर, इसका कोई रीजन नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली ना है, बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एम्ब्रॉयडरी एंड टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। तो ये भी यू नो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट। एक अब फिर से आता है वर्ली पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत फेमस है, आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल्स यूज करके लोग बनाए जाते हैं, इससे याद कर सकते हैं वर्ली। जहाँ पे भी ऐसे ट्राइंगल करके लोग बनाए हुए हैं, दैट इज वर्ली।
एंड पपेट्री क्राफ्ट। तो महाराष्ट्र देखा हमने, उड़ीसा देखा, कर्नाटका देखा, ये आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, तो यू शुड नो। इसके बारे में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं एक एक ऐसे करके पढ़ने नहीं वाली। एंड मैंने बस यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम द स्टेट ऑफ क्राफ्ट शोन इन पिक्चर, तो वो स्टेट आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, these works of art are gradually losing out to mass produced goods. Suggest any 4 areas where intervention are required for revival of these occupations. तो इसका आंसर यहाँ पर है that some of the areas where intervention are required are design innovation, preservation and refinement strategies, use of eco-friendly raw materials, packaging, establishment of training facilities, conservation of traditional knowledge and protection of intellectual properties, IPR. IPR is short form of intellectual property rights. इन सब एरियाज के अंदर अगर हम इंटरवेंशन करें, मतलब थोड़ा सा बदलाव लाएं या फोकस करें, तो जो है रिच हेरिटेज जो है इंडिया की, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जैसे कि हर स्टेट का अपना अपना क्राफ्ट है, वो क्या है अब लोग कम खरीदने लगे हैं बिकॉज मास प्रोडक्शन होने लगा है, फैक्ट्रीज में ज्यादा चीजें बनती हैं और सस्ती भी होती हैं। बट इन सब चीजों को अगर हम यूज करें, अप्लाई करें, देन मे बी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती है। अच्छा, हमने अभी महाराष्ट्र देखा था, उड़ीसा देखा था, कर्नाटका देखा, यहाँ पे एक और भी है, एक्चुअली 2 और हैं, कोकोनट क्राफ्ट ऑफ केरला एंड बैम्बू क्राफ्ट ऑफ असम। ये भी आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। तो ये बैम्बू से बनी हैट है एंड ये कोकोनट से बने हैं ये ग्लासेस और ये जग। तो हमने कितना 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स हैं बस और उनका क्राफ्ट है। तो यू शुड रिमेम्बर दिस बिकॉज इसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू इज वर्क एज एंड जेंडर। अब जो वर्क एज जेंडर का टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंडर का मतलब क्या होता है। तो सेक्स और जेंडर जो है वो 2 अलग अलग चीजें हैं, हम बहुत इंटरचेंजेबली इनको यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये अलग अलग इनके मीनिंग्स है और यहाँ पे यही बताया हुआ है। तो सेक्स क्या है? सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिमिलर थिंग्स, वेयरएज जेंडर इज बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, जेंडर इज सोशल आइडेंटिटी। जब आप सोशली गैदरिंग में जाते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एज, ऐसे अब यू नो दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक आजकल की, पूछा जाता है व्हाट इज यू, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एज, सो दैट इज जेंडर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। एंड इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, दैट वी गॉट टू नो अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्सेस recognized as मेल एंड फीमेल। तो हमें पहले ही पता है कि मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज होते हैं लोग, एंड डिफरेंट रिकग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल एज थर्ड जेंडर भी हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है दैट इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज रिकग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर पीपल एज थर्ड जेंडर who are offered or also referred to as transsexual या फिर क्रॉस ड्रेसर्स। देन डिफरेंसेस रेंज फ्रॉम बायोलॉजिकल टू सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, और सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन। बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड होता है, दैट इज सेक्स। एंड जेंडर इज बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी। सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी, ये तो हम सबको पता है। एंड मैंने बता दिया था अगेन, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। नाउ इधर क्या बताया हुआ है बेसिकली, दैट जो घर पे काम होता है दैट इज ऑफन नॉट सीन एज इकोनॉमिक या फिर प्रोडक्टिव, उसको कहते हैं, उसको गिना ही नहीं जाता है काम के अंदर। पीपल टेक इट लाइटली फॉर ग्रांटेड कि ये तो होता ही है, घर में सब करती हैं, सारी फीमेल्स करती हैं ऐसे करके, बट ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वर्क डन बाय वुमेन नीड्स टू बी वैल्यूड एज एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसके बारे में बात हुई है। मैंने हर पेज के बाद ऐसे पॉइंटर्स में डाल दिए कि क्या उस पेज में क्या बात हुई थी, क्योंकि एक एक पढ़ना इज वेरी लेंथी, तो ऐसे करके पढ़ने में ज्यादा इजी रहे। सो क्या है, डोमेस्टिक वर्क बाय वुमेन शुड बी वैल्यूड एज एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन
एंड रिकग्निशन ऑफ एनर्जी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन सपोर्टिंग फैमिली रोल्स, इसके बारे में बात हुई है। देन इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन इन वर्क के बारे में बात करेंगे। तो वुमेन इन वर्क में क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है दैट मेल आर द मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली, वो ही कमा के लाते हैं। और अगर इवन इफ वुमेन अर्न, तो वो ऐसे उनको प्राइमरी सोर्स नहीं देखा जाता, उनको उनकी जो अर्निंग होती है वो कैसे सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी देखी जाती है, मतलब एक्स्ट्रा मानी जाती है, विच इज नॉट द राइट थिंग। बट अब ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आर इवॉल्विंग, शिफ्ट फ्रॉम असाइंड रोल्स। पहले ऐसा होता था बट अब ऐसा नहीं है। अब इवन विमेन आर कमिंग अप और वो भी सोल ब्रेड अर्नर्स की तरह हैं अपने फैमिलीज में। एंड सम अदर इश्यूज कंसर्निंग वुमेन इन मॉडर्न इंडिया आर स्ट्रेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, security and safety at workplaces without gender discrimination, maternity benefits and social support for child care. Because in a female's life ये सारे events भी आते हैं, maternity leave की भी ज़रूरत होती है, चाइल्ड केयर के लिए भी सोशल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती और या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बट अब ऐसा बदल रहा है, अब ऐसा नहीं होता। अब इन सब पे ज़्यादा लॉस बन रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड जैसे मैंने बताया लॉस के बारे में, तो सेक्शन 48 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, उसके तहत ये कहा जाता है दैट क्रेचेस शुड बी मेंटेन्ड इफ मोर देन 30 वुमेन आर एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री और फैक्ट्री। तो वहाँ पे क्रेचेस होना कंपल्सरी है। एंड चिल्ड्रन बिलो 6 years शुड बी लुक्ड आफ्टर इन दीज क्रेचेस विच विल बी मेंटेन्ड बाय द इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या बात करी हमने, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स इम्प्रूव्स फैमिली रिसोर्सेज, क्योंकि वो भी अगर कमा के लाएंगी देन टोटल इनकम जो कि घर में बढ़ेगी, सो विच इज गुड। एंड वुमेन पे क्या डबल बर्डन होता है, एक तो घर संभालने का और दूसरा प्राइमरी केयर गिविंग का। एंड क्या क्या इश्यूज होते हैं वुमेन को अपने वर्क प्लेस पे, एक तो डिक्लाइनिंग अपॉर्चुनिटीज, मार्जिनाइजेशन, स्ट्रेस, हेल्थ इफेक्ट्स, सेफ्टी कंसर्न्स। Then we also talked about Indian Constitution guarantees equality and prohibits discrimination based on sex. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट में जो मैंने बताया उसमें हमें प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, ESI एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट्स। ये सारे जो है वुमेन्स राइट्स प्रोटेक्ट करा जाता है। ये सारे राइट्स याद करने की इम्पोर्टेंस नहीं है, बट यू शुड नो कि अगर इस पे क्वेश्चन आए तो आप कैसे फॉर्म करके आंसर बना सकते। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क फॉर वुमेन एंड स्टेट इनिशिएटिव्स, वुमेन सेल्फ, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मतलब कि इक्वल सैलरी, सबको इक्वल सैलरी मिले मेन एंड वुमेन को, दैट इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन एंड डेटा कलेक्शन ऑन वुमेन्स वर्क। तो हमने इन पिछले पेजेस में इस सब की बात हुई। ये PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ncrt.nic करके वेबसाइट है, वहां पे जाके। तो और अदरवाइज ये प्रोवाइड आपको हो जाएगी विद ऑल दीज पॉइंटर्स। अब हम आते हैं KGBV पे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये क्या है? KGBV was an initiated as a scheme of Government of India under सर्व शिक्षा अभियान SSA। हमने होम साइंस में पहले भी और चैप्टर्स में SSA के बारे में बात करी हुई है, तो ये उसी के अंडर आता है। It started as a scheme for bringing never enrolled and dropout girls from rural, remote and disadvantaged sections of the society into school education till elementary level in residential schools। मतलब जो लड़कियां कभी भी स्कूल नहीं गई या फिर उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, मतलब स्कूल जाना छोड़ दिया, उन सारी लड़कियों को जो डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं या गरीब घर से हैं, उन सब लड़कियों को एक साथ लाए एंड उनकी एलिमेंट्री लेवल तक एजुकेशन उन्होंने फंड करी, खुद से करवाई। और अब क्या है, ये एलिमेंट्री से बढ़ के क्लास 12 तक आगे बढ़ गई, बिकॉज अब 12 तक की पढ़ाई नेसेसरी देखी जाती है। और एंट्री लेवल क्या, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, एंट्री लेवल फॉर KGBVs फॉर दीज गर्ल्स इज क्लास 6। नाउ वी विल सी अबाउट अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। उनका नाम है किरण मजूमदार। आपने इनका नाम भी सुना होगा, किरण मजूमदार शॉ। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। तो ये इनके बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंटर्स में, कि बहुत ईजी है ऐसे याद करना। तो ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, चेयरपर्सन एंड MD ऑफ बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। तो क्या इनकी स्टोरी है, इन्होंने
ट्रेनी ब्रूअर से एक शुरुआत की थी, जो बायोकॉन में, जो फाउंड हुआ था 1978 में। और फिर बायोकॉन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंटीग्रेटेड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। और ये इन्होंने शुरू किया था, पहले तो ट्रेनी ब्रूअर थी, बट फिर इन्होंने बायोकॉन फाउंड किया खुद। और इनको अवार्ड्स भी मिले हुए, जैसे इकोनॉमिक टाइम बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, लीडिंग एक्सपोर्टर, पद्मश्री, पद्म भूषण, एंड मॉडल एंटरप्रेन्योर एंड सक्सेसफुल टेक्नोक्रेट ऑन अ ग्लोबल स्केल। ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स हो गए, बट आपको ऐसे एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इन पे ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट यू शुड नो व्हाट शी डिड एंड उनके बारे में। सो ये यहाँ पे दिया। अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा था इन पिछले पेजेस में। दैट इवोल्यूशन फ्रॉम वेलफेयर टू इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस, ये देखा था। रिकग्निशन ऑफ वुमेन एज इंटीग्रल टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हमारे को हमारी गर्ल चाइल्ड को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उससे होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड नीड फॉर मॉडर्न माइंडसेट एंड चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड जेंडर इश्यूज। एंड देन अगेन KGBV जो मैंने बताया था, दिस स्कीम्स एंड अंडर is under SSA सर्व शिक्षा अभियान for girls in rural areas, and it aims to bring never enrolled and dropout girls into school education, and it is extended to class 12, supporting inclusive and equitable education। मतलब सबको एक साथ लाया जाए और सबको इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सारी वुमेन ने कलेक्ट होके एक साथ एक एम्प्लॉयमेंट का नया जरिया ढूंढा था अपने लिए। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या है कि श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, आपने मार्केट में देखा होगा लिज्जत पापड़ के पैकेट आते हैं, तो ये उसी के बारे में। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाय एंड फॉर वुमेन। तो ये सब वुमेन ही चला रही है लिज्जत पापड़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन एंड टू एनेबल देम टू अर्न अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइवलीहुड। मतलब उन्हें एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको काम करना सीखने को मिल रहा है, उनके घर में पैसे आ रहे हैं, उससे क्या होगा, उनको उनकी घर में ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और ये शुरू हुआ था 1959 में with just 7 members, and in 1966 it was registered under Bombay Public Trust and Societies Registration Act. During this period, it also got recognition from Khadi and Village Industries (KVIC) as a village industry. बाद में लिज्जत was also awarded Best Village Industry. तो बेसिकली लिज्जत ने इतना ग्रो किया, पहले सिर्फ 7 लोग थे, बट वो बढ़ता गया, उसको इतने सारे अवार्ड मिले, रिकग्निशन मिले। So this is also a very good example and ये आपको याद होना चाहिए। And today their products include खाकरा, मसाला, वड़ी, detergent powder, चपाती, cakes and other bakery products. And इससे basically हमें क्या सीखने को मिलता है? That women are becoming self रिलायंट। इसके बारे में मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू इट। ऐसे पॉइंटर्स में लिखने से क्या होता है, याद करना ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रंस वर्क। सो चाइल्ड लेबर होता क्या, सबसे पहले देखते हैं। चाइल्ड लेबर जनरली रेफर्स टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। और ये डेफिनेशन ILO ने दी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाए उस बच्चे के थ्रू जो 15 साल से कम एज का है, उसे चाइल्ड लेबर कहा जाएगा। बाकी यहाँ पे सारे जो लिखा हुआ है ये पॉइंटर्स में मैंने डाल दिया है। सो इट स्पैन्स फ्रॉम बेनिफिशियल टू एक्सप्लॉयटेटिव वर्क फॉर चिल्ड्रन, इसका ये मतलब होता है। एंड ILO डिफाइंस इट्स चाइल्ड लेबर एज दोज अंडर 15। ग्लोबल कंसर्न विद 40 मिलियन चाइल्ड वर्कर्स, मतलब बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है ये। एंड देन हैजर्डस कंडीशन रिस्क चिल्ड्रंस हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कई बार पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो दिस इज हैजर्डस बिकॉज ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंजरियस है। कोई पटाखा फट गया या फिर उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं वो उन्होंने कंज्यूम कर लिए, इनहेल कर लिए, खा लिए, तो उनकी हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज नॉट गुड। एंड यूनिसेफ एंड ILO वर्क ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज किस लिए, ताकि जो ये है चाइल्ड लेबर इसको कम किया जाए। गवर्नमेंट्स एनफोर्स एज रेगुलेशंस एंड प्रोटेक्ट एट रिस्क चिल्ड्रन।
एट रिस्क चिल्ड्रन वो होते हैं जो ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी है चाइल्ड लेबर के अंदर आने की, जैसे कि दोस्त चिल्ड्रन जिनके माँ बाप नहीं है या फिर जो बहुत पॉवर्टी में है, तो वो एट रिस्क पे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है, एंड दे एनफोर्स रेगुलेशंस इसके लिए, एंड एज रेगुलेशंस आल्सो, कि इससे इस एज के बिलो काम नहीं करा जाता है, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर। तो जैसे आपने देखा होगा कि काफी घरों में यंग गर्ल्स को रखा जाता है एज डोमेस्टिक वर्कर्स, उनको मेड के तौर पे रखा जाता है घर में, एंड दिस इज ऑल्सो चाइल्ड लेबर बिकॉज वो उनकी एज नहीं है काम करने की, दैट इज देयर एज टू स्टडी एंड एजुकेशन पाने की, तो दैट इज ऑल्सो चाइल्ड लेबर। एंड अब रीजंस क्या है इस चाइल्ड लेबर के होने के? is reasons several reasons at societal and family levels push children into work। तो क्या क्या है? जैसे पॉवर्टी, फैमिली डेट्स, रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, मतलब कि वो गांव से अगर किसी बड़े शहर आ रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो फिर बच्चे भी काम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज द रीजन। ड्रॉप आउट फॉर स्कूल, स्कूल जाना ही बंद कर दिया, डोमेस्टिक अब्यूज, पेरेंट्स नहीं है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर, ट्रुएंसी, तो बेसिकली ये सारे रीजंस जो हैं ये बनाते हैं किसी भी चिल्ड्रन को एट रिस्क चिल्ड्रन। अब गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे ये है कि एक तो इंट्रोड्यूस एक्शन प्रोग्राम्स टू रिमूव एंड प्रिवेंट द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर सोशल इंटीग्रेशन, मतलब कि जो बच्चे ऑलरेडी चाइल्ड लेबर में हैं उनको वापस बाहर निकालना और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना और उन्हें सोसाइटी में उठना बैठना सिखाना, बात करना सिखाना, दैट इज रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन। एंश्योर एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। ऐसे चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना जो कि रिस्क पे हैं, and take account of girls and their special situation. Now next is work and the elderly। तो पहले हमने जेंडर देखा, फिर हमने चाइल्ड लेबर के बारे में देखा, अब हम आते हैं वर्क एंड द एल्डरली। ऑल्सो हमने वुमेन के बारे में भी देखा था। तो आप देख रहे हैं हम अलग अलग स्फीयर्स को जोड़ रहे हैं वर्क से, एंड नाउ वी कम टू द एल्डरली। तो एल्डरली किसको किस एज में माना जाता है? By and large, particularly in India, 60 years is considered to be criteria to categorize adults as older adults or senior citizens। 80 से ऊपर जिनको जो हो जाता है उनको कहते हैं सुपर सीनियर्स। अभी तो सीनियर सिटीजन है 60 पे, एंड इस एज में क्या होता है, रिटायरमेंट होती है, मतलब जॉब खत्म हो जाती है, एंड जनरली लोग सोचते हैं दैट इट इज अ वेरी गुड टाइम और फन टाइम, बट ऐसा हर एक के लिए नहीं होता। तो हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स को। तो क्या होता है, मेनी सीनियर सिटीजन वुड लाइक टू कंटिन्यू वर्किंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज फॉर सेवरल रीजंस, मतलब उन्हें 60 पे रिटायर होना नहीं होता। क्या क्या रीजन है उसके लिए? एक तो उन्हें एक काम करना ही पसंद है, फिर उससे उन्हें सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आते कि हाँ मेरे पास कोई काम है, मैं भी एक अर्निंग मेंबर हूँ फैमिली का, अलाउज देम टू मेक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। लाइफ ऑफ लेजर एंड रिक्रिएशन अलोन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू सम, मतलब सिर्फ आराम करना घर पे बैठ के कुछ काम नहीं करना, इसमें लोग ज्यादा खुश नहीं होते। दे वांट टू बी प्रोडक्टिव, उन्हें कुछ काम करना है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और कुछ के लिए इकोनॉमिक नेसेसिटी भी है, मतलब कि अगर वो रिटायर हो गए और उनके घर में मान लो कोई और अर्निंग मेंबर नहीं है तो घर कैसे चलेगा, सो दैट इज इकोनॉमिक नेसेसिटी। एंड देन द डिजायर टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि हमें किसी और पर डिपेंड नहीं होना, हमें खुद कमाना है, खुद खाना है, दैट इज इंडिपेंडेंस। तो डिजायर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब हमें यहाँ पे कुछ रीजंस बताए हुए कि ओल्डर एडल्ट्स को या सीनियर सिटीजन्स को क्यों जॉब पे फिर भी रखना चाहिए। इट्स बिकॉज एक तो एक्सपीरियंस होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, हमें पहले ही पता होता है वो कैसे काम कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने पहले भी इतने साल काम कर चुका होता है। देन दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टाइल एंड मोटिवेशन कंपेयर टू यंगर कोवर्कर्स, मतलब ऑब्वियसली उनकी थिंकिंग जनरेशन सब में डिफरेंस है, तो वो अलग फॉर्म ऑफ स्टाइल एंड ऑफ मोटिवेशन अलग लाते हैं। एंड मेनी ओल्डर वर्कर्स may accept compensation in kind or perks rather than salary and financial incentive, मतलब कुछ को मैंने जैसे बताया चाहिए उनको काम करना ही पसंद होता है, तो फिर दे से कि हमें सैलरी मत दो, हमें कोई पर्क्स दे दो या कोई कंपनसेशन काइंड में मतलब चीजें दे दो, दैट ऑल्सो वर्क्स। फिर दे आर लेस लाइकली टू लीव एंड मूव ऑन टू अदर जॉब्स वेरी इजीली। ऑफ कोर्स अगर उनकी रिटायरमेंट की एज नियर है या उनकी हो गई है
तो वो काम नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। ऐसा यंगर जनरेशन में नहीं है, बिकॉज यंगर जनरेशन में क्या है कि वी हैव टू ग्रो, तो हम एक के बाद एक जॉब्स बदलते हैं, बेटर जॉब्स पे जाते हैं, बट ऐसा ओल्डर पॉपुलेशन में नहीं है। एंड दे आर लेस लाइकली टू इंडल्ज इन इररिस्पॉन्सिबल एब्सेंटीज्म। दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू कि वो ऐसे ही फालतू में छुट्टियां नहीं लेते। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं वर्क लाइफ एंड एल्डरली पर्सन के बारे में, बट पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, देन वी विल सी इन पॉइंटर्स। तो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड नेशनल ओल्ड एज पेंशन NOAP स्कीम। उससे क्या होता है, विच provides pension every month for old people living in conditions of destitution। मतलब जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए ये स्कीम चालू की गई है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसे मिलते रहें। दिस स्कीम इज एन ऑपरेशन ऑल ओवर इंडिया and reports indicate that most vulnerable section of Indian society have benefited। मतलब ये स्कीम सक्सेसफुल रही है। In addition, state government have introduced schemes for old age pension, although the criteria of eligibility and amount of pension differ from state to state। और भी ऐसी स्कीम्स हैं बट वो अलग अलग हैं हर जगह पे, हर स्टेट। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। तो अब ये पॉइंटर्स देखते हैं कि सीनियर सिटीजन ऑफर डिसाइड टू कंटिन्यू वर्किंग। मैंने बताया एजिज्म मिसकंसेप्शंस इम्पैक्ट सीनियर्स परसेप्शन। देखा जाता है कि उनके पास ना हेल्थ है ज्यादा अच्छी, उनको ज्यादा स्किल्स भी नए नए आते हैं, तो फिर दैट इज एजिज्म मिसकंसेप्शन। तो उससे क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को देखा जाता है कि ये तो काम करने लायक नहीं है। एंड देन ओल्डर वर्कर्स ऑफर एक्सपीरियंस एंड स्टेबिलिटी, बट ऐसा मतलब वाई वी शुड स्टिल कीप देम इन द वर्क प्लेस, ये उसका रीजन है। And challenges include financial stress and care needs। फिर policies like national old age pension support the elderly। अब क्या older age में population में क्या problems क्या क्या आती हैं? एक तो absence of assured and sufficient income to support themselves and their dependents, ill health, loss of social rule and recognition, non-availability of opportunities for creative use of free time। मतलब ना उनके पास पैसे आते हैं अपने लिए या फिर उन पे जो डिपेंडेंट है उन लोगों के लिए, उनका जो सोशल रोल होता है कि उनका जो प्रोफेशन होता है वो उनके पास नहीं होता, एंड उनके पास कुछ और भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता अच्छा करने के लिए। जब फ्री टाइम मिल गया उसमें क्या करें? तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स, एंड नाउ वी विल नॉट गो इससे ज्यादा डिटेल में बिकॉज इतना बड़ा इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। नाउ वी कम टू एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क लाइफ स्किल्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। बिकॉज हमने वर्क लाइफ के बारे में बात की, तो अब हम एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क देखेंगे। So the attitude towards work is not only about work या फिर job itself. It is also about how any individual perceives one's own work situation, handles the circumstances and demands of the job and the various tasks entailed। मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो आपका काम है उसके लिए आपका एटीट्यूड कैसा है, बट वो आप काम कैसे हैंडल करते हो, आप कैसे उसको देखते हो, मुश्किल है, अच्छा है, बुरा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड होगा कैसा। तो बेसिकली जब एक किसी भी इंसान को जो काम है खुशी दे, एनर्जी दे या लर्निंग दे, यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी, फुलफिलमेंट एंड लर्निंग, तो फिर जॉब सेटिस्फैक्शन इज इंश्योर्ड। मतलब कि आपका जो काम है, जो जॉब है, उसमें सेटिस्फैक्शन पक्का मिलती है। बट ऐसा हर केस में नहीं होता, कुछ लोगों के लिए वही सेम काम उन्हें अच्छा ना लगे, तो उसके लिए फिर क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात हुई है। इंडिविजुअल्स एटीट्यूड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन, कि आपका खुद का परसेप्शन कैसा है, दैट डिफाइंस या फिर दैट वो बताता है कि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन होगा कैसा। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एम्फसाइजेस सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हम नीचे पढ़ेंगे, तो हम पहले ये देख लेते हैं, फिर हम ऊपर पॉइंटर्स पे आएंगे। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ QWL ऑफ एम्प्लॉयज इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड टू बी एसेट्स एंड इट इज बिलीव्ड दैट पीपल परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर सैटिस्फाइड विद देयर वर्क कंडीशंस। मतलब कि हर एम्प्लॉय को देखा जाता है कि वो हमारी कंपनी को ग्रो कर सकता है अच्छे से, एंड जब हम उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करेंगे, जब वो अपना काम करते खुश होंगे, तब वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दिस इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, और ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या, एक तो करियर सेटिस्फैक्शन,
सेटिस्फैक्शन विद द पे, रिलेशनशिप विद वर्क कलीग्स, वो अच्छे से बात करते हैं नहीं करते हैं, एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सो दिस इम्पैक्ट्स क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं कि डिसीजंस बना लिए और एम्प्लॉयज से पूछा ही नहीं किया, कुछ एम्प्लॉयज से या किसी को छोड़ दिया, या एंड बैलेंस बिटवीन वर्क करियर एंड होम एंड जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज्यादा काम हो या बिल्कुल भी कम काम हो। ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। अब ये इन्वायरमेंट जो है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है अच्छा बनाने के लिए कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हुए हैं। मैं एक एक कवर नहीं करूंगी बिकॉज दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल है, ये आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। नाउ वी कम टू दीज पॉइंटर्स। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, emphasize social and psychological needs, जैसे मैंने बताया, employers should create positive work environments, engaging seniors in meaningful work fosters the positive culture। जैसे हमने पहले सीनियर सिटीजन के बारे में बात की, तो we should also include them in the work culture, and it is important not only to focus on pay package but also look at the entire life holistically। मतलब कि ये नहीं देखा जाना चाहिए सिर्फ कि हमारी सैलरी कम है ज्यादा है, बट वी शुड ऑल्सो सी कि हम जो करियर में हैं क्या हमें वो पसंद है, काम जो कर रहे हैं क्या हमें वो पसंद है, जिन लोगों के साथ हम मिलते हैं रोज, आर दे नाइस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। लाइफ स्किल्स का मतलब क्या होता है? दीज आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। मतलब कि कोई भी चैलेंज आए हमारी रोज की जिंदगी में, उसको हम उससे कैसे अडेप्ट करें या उस प्रॉब्लम में भी अच्छा एटीट्यूड कैसे रखें, ये हमें लाइफ स्किल से पता लगता है। ये हम लाइफ स्किल सीख लेते हैं, देन द लाइफ बिकम्स ईजियर। लाइफ स्किल हेल्प्स पीपल टू डील विद डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। और यहाँ पे 10 कोर सेट्स ऑफ स्किल दिए हुए हैं जो एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, विच इज सेल्फ अवेयरनेस, communication, decision making, creative thinking, coping with emotions, empathy, interpersonal relationships, problem solving, critical thinking and coping with stress। तो these are very general, इनका ऐसे आपको एकदम definition पता होना जरूरी नहीं है। तो हमने क्या बात की अभी? Life skills include self awareness, communication, problem solving, and these are crucial for positive behavior and preventing negative health outcomes। बिकॉज अगर हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम से कोप नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, एंड स्ट्रेस से हमारे इम्यूनिटी, हेल्थ सब पे अफेक्ट पड़ेगा, एंड इससे क्या होगा? नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स होंगे। एंड इम्प्रूविंग वर्क लाइफ इन्वॉल्व्स हेल्दी हैबिट्स, एम्पैथी एंड टीम वर्क। जॉब सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम बैलेंस्ड लाइफ पर्सपेक्टिव एंड पॉजिटिव अडेप्टेशन टू चैलेंजेस। मतलब कि जो आपका जॉब है उसमें सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? जब जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हों वो सारे सुने जाए, बैलेंस किए जाए। ऐसा नहीं कि किसी और ने अगर आपसे अलग कुछ बोला तो आप उससे लड़ने लग जाओ, एंड अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। सो इस सब से क्या होगा? जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे इसी के बारे में बात हुई है, दैट नॉलेज, एटीट्यूड्स, वैल्यूज प्लस लाइफ स्किल, उससे क्या होता है? साइको सोशल कॉम्पिटेंस एंड बिहेवियर बढ़ता है। मतलब आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होता है, आप लोगों से बात करना ढंग से अच्छे से सीखते हैं, उससे आपकी हेल्थ बढ़ेगी क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, काम अच्छा होगा, तो पॉजिटिव हेल्थ, एंड विच विल लीड टू प्रिवेंशन ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। कोई भी नेगेटिव आदत, बिहेवियर, ये सब आपको नहीं लगेगी। अब कैसे इम्प्रूव करें अपना वर्क लाइफ? यहाँ पे कुछ वो टिप्स दी हुई है। डेवलप हेल्दी पर्सनल हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना, अपने बॉडी का ध्यान रखना, अच्छी डाइट खाना, एक्सरसाइज करना। बी एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट। एम्पैथेटिक मतलब अपने आप को दूसरों की नजर से नहीं, दूसरे की नजर से देखना दुनिया को, कि पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शूज, दैट इज एम्पैथी। तो कोई और किसी और प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो आप उसकी प्रॉब्लम को अपना समझ के देखें, तो दैट इज एम्पैथी। रिमेंबर द इंटरडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐसा नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले काम करूंगा सारा, आपको सीखना पड़ेगा और उसे कम्युनिकेट करना और अच्छे से सबसे बना के रखनी, एंड इंटरडिपेंडेंस सीखना। उससे क्या होगा? एक तो आप डेलीगेट कर पाएंगे अपना सारा काम, ऐसा नहीं कि सारा खुद करना पड़ेगा, थोड़ा औरों को भी दे सकते हैं। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि आप सब इंटरडिपेंडेंट हैं। देन प्रोफेशनली एथिकल, मतलब कि
एथिक्स होते हैं कुछ प्रोफेशनल लाइफ में, वो फॉलो करना। एनकरेज पार्टनरशिप्स एंड वर्क एज मेंबर ऑफ अ टीम। देन वर्क इन कोलैबोरेशन, ये भी सिमिलर पॉइंट है उससे, रिमेंबर द इंटरडिपेंडेंस। देन बी रिस्पॉन्सिव टू सिचुएशंस एंड नॉट रिएक्टिव। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में फर्क होता है, तो उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट, ये बहुत ईजी। देन फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये होना चाहिए। बी ए गुड सिटीजन, क्रिएट हेल्दी कम्युनिटी अराउंड यू, मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, अच्छा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर हो, दैट एंड बी ए गुड सिटीजन। एंड लाइफ लेसन से सीखते रहना। इस सब से क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा। It is all, job satisfaction is all about taking those day-to-day challenges, pressures and upsetting situations and turning them into life lesson. मतलब उससे दुखी होके बैठना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आए आपकी जॉब में तो उससे सीखना है और उससे और भी ज्यादा अच्छा बन के बाहर आना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रेनू हैज रिसेंटली जॉइन्ड न्यू कंपनी बट शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद हर कॉलीग्स। Suggest her 4 essential soft skills she must adapt at her workplace. तो यहाँ पे essential soft skills की लिस्ट दी हुई है, आप इसको बस जो मैंने हाईलाइट किया है ऐसे याद कर लीजिए, एक्सपैंड करके एग्जाम में लिखना इज वेरी इजी। तो फर्स्ट इज वर्किंग प्रोडक्टिवली, तो इसमें क्या है, जो आप काम करें पूरा एंथुजियाज्म से करें, पूरा ध्यान से करें, अटेंटिव होके करें, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो दिस इज अ सॉफ्ट स्किल। देन लर्निंग इफेक्टिवली, जो भी आप सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखें, उसको प्रैक्टिस करें, लिखें, पढ़ें। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, इससे क्या होगा, जो भी आप लर्न कर रहे हैं वो इफेक्टिवली आपके दिमाग में रजिस्टर होता जाएगा, फिर यू वोंट फॉरगेट इट। देन कम्युनिकेटिंग क्लियरली, अपनी बात ढंग से बोलनी, कॉन्फिडेंटली बोलनी एंड रिस्पेक्टफुली बोलनी, दैट इज कम्युनिकेटिंग क्लियरली। वर्किंग कोऑपरेटिवली, सबसे मिलके अच्छे से रिलेशन बना के काम करना, एक साथ सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करना, टास्क कंप्लीट करना। देन थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। एंड अदर स्किल्स क्या क्या है, concentration, alertness, presence of mind, tactfulness, empathy, soft skills, ability to train। तो ये सब क्या है, सॉफ्ट स्किल्स के अंडर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नाउ वी कम टू वर्क एथिक्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। वर्क एथिक्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि वर्क प्लेस पे जो एथिक्स हैं और एक जो लेबर है, मतलब जो काम करता है एम्प्लॉय, उसके लिए क्या क्या वर्क प्लेस पे होना चाहिए, all that is talked about here। तो dignity of labor का मतलब क्या है, dignity of labor means that person takes pride in whatever he or she does। उसमें उसको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, they are proud to be whatever they are। and ethics का क्या मतलब है, these are formal system or set of rules। कुछ rules हैं which are explicitly adopted by group of people, मतलब कि सारे लोग उसको अच्छे से सब फॉलो करते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स को, दोज आर कॉल्ड एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, मेडिकल एथिक्स होते हैं, so these are different types of ethics। now this, ये पूरा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बट यू शुड स्टिल नो अबाउट इट, ताकि आप खुद से एक्सप्लेन कर पाए। तो डिग्निटी ऑफ लेबर के अंडर क्या क्या है, एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर जॉब और फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब उनका जॉब क्या है, वो कितने पैसे कमा रहे हैं, उस पर उनकी रिस्पेक्ट डिटरमाइन नहीं होती है। रिस्पेक्ट डिटरमाइन होती है कि आप सबको रिस्पेक्ट करें, दैट इज very important for dignity of labor। Then Mahatma Gandhi exemplified dignity of labor by doing humble tasks, and values and ethics drive out our behavior at work। Now performance, creativity and innovation। Performance का मतलब is that it can be explained as an accomplishment of a given task। कोई भी टास्क पूरा कर दें, that is performance। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कॉस्ट, स्पीड, इस सबसे परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। एंड क्रिएटिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स आर कैपेसिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हट के सोचना, एंड टू इनोवेटिवली पुट एग्जिस्टिंग आइडियाज टुगेदर इन न्यू कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, इससे पता लग जाता है कि इसका मतलब क्या है। कोई भी पुराने आइडियाज हैं उनको न्यूली यूज करें तो उसको हम कहेंगे कि क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है।
अब वर्क प्लेस पे या जो काम करते हैं वहां पे क्रिएटिविटी कैसे आ सकती है? फ्रीडम इन डिसाइडिंग वर्क टू डू और हाउ टू डू इट, challenge the work hard on important projects, and resources needed to do the work, engagement from good work models, support from work team. तो ये कुछ टिप्स है क्रिएटिविटी बढ़ाने के वर्क प्लेस पे। तो हमने क्या देखा कि तो परफॉर्मेंस इज अचीविंग टास्क एफिशिएंटली एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन एंड एबिलिटी। कि कोई इंसान कितना मोटिवेटेड है, उसमें कितनी एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, उससे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। क्रिएटिविटी क्या है? आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग and combining ideas innovatively. Innovation is effectively applying new ideas, often requiring persistence. यहाँ पे दिया हुआ है कि डेवलप क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं, पर क्रिएटिविटी में बैरियर्स यानी रुकावटें क्या क्या हैं। these are not very important, तो ये आप छोड़ सकते हैं। And then innovation implies to do something that is routine in a better and different way. मतलब कि कोई भी पुराना काम जो चलता आ रहा है, कोई रूटीन हो, उसको अलग तरीके से करना, बेटर करना, दैट इज इनोवेशन। नाउ कम्स जॉब सेटिस्फैक्शन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। यहाँ पे हम और डीपर बात करेंगे। सेटिस्फैक्शन इज नॉट द सेम एज मोटिवेशन। जॉब सेटिस्फैक्शन इज मोर एन एटीट्यूड, an internal state associated with the personal feeling of achievement। मतलब कि जो काम आप करते हैं उसमें आप कैसा फील करते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं, वो काम को लेके आपका एटीट्यूड क्या है, दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। एंड रिसर्च ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन शो दैट इंडिविजुअल्स हु आर मोर सेटिस्फाइड इन देयर जॉब्स आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, फील कॉम्पिटेंट एट वर्क एंड इन लाइफ। मतलब कि उन्हें लगता है कि हम काम अच्छे से कर भी पाते हैं और हम कॉन्फिडेंट भी हैं। सो दिस इज व्हाट रिसर्च सेज। अब जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के कुछ वेज यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो यू कैन रीड ऑन दैट। एंड द बेनिफिट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर द एम्प्लॉयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन आर प्राइमरी बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो अगर जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ा तो मिलेगा क्या? उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बिकॉज आप खुश होकर काम करेंगे, आउटपुट ज्यादा आएगा, लोग छुट्टियां कम लेंगे। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। ये ऊपर दिए हुए पैराग्राफ का पॉइंटर्स में मैंने बता दिया है, एक एक लाइन में, इजी याद हो जाएगा करना फिर इससे। नाउ नेक्स्ट वी कम टू इज प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग। प्रोडक्टिविटी बहुत ऑफन यूज्ड वर्ड है। इसका मतलब होता है efficient use of resources such as labor, capital, land, energy, material, information in production of various goods and services। मतलब आपके पास जो भी चीजें हैं उन सबको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो सब यूज कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज प्रोडक्टिविटी। इट इज मेजर ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू पर यूनिट ऑफ इनपुट। अब हम प्रोडक्टिविटी में और डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट कम टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये हम सबको पता है, एंड इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली आपने देखा होगा जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं, देन यू हैव टू टाइम एवरी आंसर, ताकि सारे आंसर्स आप सही टाइम में कंप्लीट कर पाए। तो इससे क्या, इट रिक्वायर्स यू टू अडॉप्ट हैबिट्स एंड मेथड्स that enable you to make maximum use of time, that is called time management। उससे क्या होता है, एक तो आप अपने टाइम पे कंट्रोल रख पाते हैं, स्ट्रेस, एनर्जी, ये सब कंट्रोल कर पाते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मेंटेन बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। अब मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग इज रिगार्डेड एज एन एसेंशियल स्किल एट वर्क प्लेस इन मॉडर्न टाइम्स। इसका मतलब आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल, बिकॉज हम ऑल द टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वो सब एक साथ अच्छे से मैनेज करना is very important. The ability to quickly process and synthesize information and turn it into action is one of the most emergent skills of professional work today. Time management is important and productivity is at a premium. Therefore, multitasking is vital. इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये सब आप एक साथ कैसे ला सकते हैं? मल्टीटास्किंग करके, कि आप जो आपको काम दिया है उसमें आप कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ये सब मल्टीटास्किंग के थ्रू हो सकता है। सो प्रोडक्टिविटी इज एफिशिएंट रिसोर्स यूज,
crucial for individual and national success. Time management involves setting priorities and adopting effective habits, and multitasking is a valuable skill, balancing different tasks efficiently. Now we come to work and work environment. So it is crucial to have a culture of creating happy and healthy work environment, not only in the physical and social sense but also deeper psychological, mental and emotional aspects. कोई भी एम्प्लॉय जब अपने ऑफिस में या जॉब में काम कर रहा होता है, उसके लिए अच्छा वर्क एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, एक तो उस पर स्ट्रेस नहीं आता, दे आर मेंटली साइकोलॉजिकली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, एंड ऑफ कोर्स उनके सोशल सराउंडिंग अच्छे होते हैं, कलीग से रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, एंड एनवायरनमेंट अच्छा होता है इन जनरल। और उससे क्या होता है, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए, यहाँ पे उसके कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड ऑल ऑफ दीज। ये सब बहुत इजी हैं याद करना, आप कुछ इनमें से पढ़ेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। सो मैं इसको एक एक लाइन बाय लाइन नहीं बता रही। सो बेसिकली यहाँ पे बताया दैट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट कंसिडर्स इंडिविजुअल नीड्स एंड इंश्योर्स सेफ मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट contribute to a healthy work culture, and employee loyalty is fostered by a positive work climate. एम्प्लॉय लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो अपने काम से कितना लॉयल है, कितना अच्छे से वो काम पूरा कर पा रहा है, या फिर वो नौकरी छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा, या फिर आधे मन से काम तो नहीं कर रहा। सो दैट इज, ये एम्प्लॉय लॉयल्टी मिलती कैसे है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि लोग खुश होंगे तो वो अपने आप वो लॉयल होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ? तो ILO एंड WHO मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफाइन करता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ को? इट इज द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस, टोटल हेल्थ ऑफ ऑल एट वर्क। मतलब कि कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी कैसा भी काम कर रहा हो, लेकिन उसमें उनका जो हेल्थ है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, सारी एकदम अच्छी होनी चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एंड द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब क्यों, अगर हमें करना क्यों ऐसा, उससे क्या होता है, एक तो फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ जो होती है, वेलबींग, वो वर्कर्स की बढ़ती है। they achieve maximum human efficiency and machine efficiency, मतलब काम अच्छे से होता है, and occupational hazards, एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, डिजीजेस, इंजरी कम होती है, लोग आना शुरू करते हैं ज्यादा, एब्सेंटिज्म कम होता है, एंड इट शुड बी प्रिवेंटिव rather than क्यूरेटिव। मतलब कि ये पहले ही इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई हादसा हो जाए आप उसके बाद ये सब देख रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ अच्छी है या नहीं है, पहले ही देखना चाहिए। सो इट इज प्रिवेंटिव rather than क्यूरेटिव। तो उसमें क्या क्या आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर? प्रेमिसेस आर सेफ, ये देखना होता है एक तो, मशीनरी एंड मटेरियल्स आर सेफ, सिस्टम्स ऑफ द वर्क, द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द फैसिलिटीज आर सेफ, जहाँ पे काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट, सिस्टम्स, वो जगह, मशीन्स, मटेरियल्स, ये सब सेफ हों, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, ये सब दी जाए। एम्प्लॉयज को ऐसा नहीं लगे कि हमें पता ही नहीं हमें करना क्या और वो कुछ गलत करने, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा नहीं। एंड सबसे बड़ी बात, हैजर्ड्स आर एलिमिनेटेड या रिड्यूस टू द पॉसिबल एक्सटेंट, मतलब कि सारे हैजर्ड्स को कम करना जितना हो सके। तो ये ऊपर सब दिया हुआ था उसका, यहाँ पे एक एक लाइन में मैंने पॉइंट्स डाल दिए। नाउ व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स? हमने पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ देखा, अब ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। दे आर viewed as sources or situations with the potential for harm in terms of injury or ill health, damage of property, damage to workplace environment, और combination of these। तो occupational hazard किस किस टाइप के होते हैं, हमने ये तो देख लिया कि किसी प्रॉपर्टी, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट या हेल्थ, किसी को ये सब अगर डैमेज हो किसी भी सोच या सिचुएशन को, उसको कहेंगे हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, किसी भी सोर्स से या किसी भी सिचुएशन से। तो क्या क्या हो सकता है? तो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल के अंदर आते हैं हीट, कोल्ड, नॉइज, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी। फिर केमिकल होता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है,
कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं। आपको ये सारे याद करने ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ऐसे टेबल बना के लिखने को बिल्कुल नहीं आएगा, बट यू शुड स्टिल नो। आप एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं, तो इसमें जो भी ईज़ी लगे यू कैन रिमेंबर एंड राइट, या फिर हर कॉलम में से थोड़े-थोड़े याद करके लिख सकते हैं। इरिटेंट गैसेस, इनऑर्गेनिक डस्ट, ऑर्गेनिक डस्ट। बायोलॉजिकल में क्या होगा? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई। मैकेनिकल में इंजरीज हो सकती हैं, ergonomic disorders हो सकते हैं। एंड देन साइकोलॉजिकल में, जैसे साइकोलॉजिकल में क्या क्या होगा? लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इनसिक्योरिटी, poor interpersonal relationships, and so on. So you can pause the video and look at all these in detail. So hazards can be physical, chemical, biological, mechanical, or psychosocial. Identifying, addressing hazards is crucial for safe work environment. ऐसा नहीं कि कोई हैजर्ड है आप उसकी तरफ ध्यान ही ना दो, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ठीक करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रिवेंशन मेजर्स आर essential to protect employees. तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर एंड सेफ्टी मेजर्स के बेनिफिट क्या हैं? एक तो बेटर हेल्थ एंड अर्निंग कैपेसिटी होती है, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ होती है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, टेम्पररी परमानेंट डिसेबिलिटी, इस सब से बचते हैं एम्प्लॉयज। इम्प्रूव मोरल एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उनको ट्रस्ट होने लगता है उस जगह पर और वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने कोर बिजनेस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, ना कि ये कि क्या टूट रहा है या क्या एक्सीडेंट हो सकता है, उस सब से हटके। रिड्यूस्ड रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, रिड्यूस्ड मेडिकल एंड लीगल क्लेम्स, बेटर स्टाफ अटेंडेंस, इम्प्रूव स्टाफ मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। अगर आप नोटिस करें तो ऑल ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट सेम एज हमने जो पहले पढ़े थे। तो अगर हम जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें, उसका क्या बेनिफिट है, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा सिमिलर है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का बेनिफिट्स भी ऐसे ही हैं। ऐसे ही सबके आप देखेंगे तो वर्क लाइफ में बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग सबके याद करने, कुछ जनरल जैसे प्रोडक्टिविटी हो गया या फिर प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म हो गया, ये सब याद कर लेंगे तो ऐसे आप आंसर आगे खुद से बना सकते हैं। और एक्सीडेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट पीपल रियलाइज। क्यों? बिकॉज ऑफ हिडन कॉस्ट। सम कॉस्ट आर ऑब्वियस, जैसे वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो उनको कंपनसेशन देनी पड़ती है वर्कर्स को, तो दिस इज तो ऑब्वियस। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होते हैं? जैसे शेड्यूल डिलेज, increased administrative time, lower morale, increased absenteeism, poor customer relation, ये सब सफर करना पड़ता है फिर उस कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हिडन कॉस्ट है, इसलिए एक्सीडेंट से बचना ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि एक्सीडेंट्स हो जाए उसके बाद कोई स्टेप्स लिए जाए। एंड तो हमने क्या देखा? एम्प्लॉयज बेनिफिट फ्रॉम बेटर हेल्थ, इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस, accident prevention, and higher morale. Employees gain increased productivity, profitability, reduced risk, and better staff retention. Effective programs involve hazard assessment, prevention, training, and employee involvement. Now, effective occupational health and safety program focus on six elements. वो क्या 6 एलिमेंट्स हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंडर आते हैं, उनके प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं? एक तो असेसमेंट ऑफ वर्क साइट सेफ्टी, जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे कितनी सेफ्टी है ये देखना। देन प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैजर्ड्स, कोई भी हैजर्ड होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। देन ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, कमिटमेंट टू मैनेजमेंट, एंड देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि उनको दूर रख के सारा काम हो सकता है। And the organization should provide health counseling, including physical and mental health. उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनमें ज्यादा अच्छा लगेगा अपने काम में, जॉब सेटिस्फैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, इंडिकेशन ऑफ डेंजर सिंबल्स फॉर सब्सटेंसेस एंड प्रिपरेशन डेंजरस सप्लाई, प्रिपरेशन डेंजरस फॉर सप्लाई। तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा। नाउ वी कम टू ergonomics. This is very important. ये हम ध्यान से पढ़ेंगे। Ergonomics is study of humans at work in order to understand the complex interrelationship of people with their job requirements, methods of working,
टूल्स, इक्विपमेंट्स यूज्ड एंड द एनवायरनमेंट। ergonomic 2 शब्दों को मिला के बनता है, एक तो ergon मतलब वर्क एंड नॉमिक्स मतलब नेचुरल लॉस। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ergonomics का मतलब होता है अलग अलग सिस्टम्स को, चीजों को ऐसे यूज करना कि वो ह्यूमंस के लिए ज्यादा एफिशिएंट हो यूज करना, उनको ज्यादा हेल्प करे वो, ऐसे ऐसे बनाना। द ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट वर्किंग कंडीशंस दैट आर नॉट हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, आर एक्सेप्टेबल टू वर्कर्स या फिर वर्कफोर्स, एंड आर ऑप्टिमल फॉर वर्क आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन दी है इसकी। ergonomics इज एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन। एक बहुत इजी सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक टेबल एंड चेयर एंड अ वर्कर। तो क्या है, अगर उस वर्कर की हाइट ज्यादा छोटी है एंड उनके हाथ जो हैं टेबल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऊपर है टेबल और हाथ नहीं पहुंच पा रहे, देन टेबल्स कैन बी मेड इन सच अ वे कि वो टेबल थोड़ी नीचे की जाए, तो वो आराम से उस पर काम कर पाए। उससे क्या होगा, वर्कर को जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, उन्हें काम करने में आसानी रहेगी। और ये हम मशीन को यूज कर रहे हैं, कोई मशीन यूज हो रही होगी, कोई टेक्नोलॉजी यूज होगी, तभी तो टेबल की हाइट एडजस्ट हो पाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ergonomics। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है and it is basically adjustment of human and machine. Important aspects that are considered by ergonomists are in relation to worker capacity. मतलब कि वर्कर की क्या कैपेसिटी है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब बॉडी से रिलेटेड और दिमाग से रिलेटेड, दोनों दोनों पे डिपेंड करता है ये। एंड टास्क डिमांड्स कंप्राइजिंग नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फोर्स रिक्वायर्ड, ड्यूरेशन एंड पोस्चर, मतलब जो काम करना है उसमें कितना देर का है, क्या काम करना है, पोस्चर कैसा है, कितना ताकत लगेगा वो काम करने में। जैसे अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है, वेर एज अगर कोई आर्किटेक्ट है तो उसमें थोड़ा फोर्स लगता है। अगर कोई बिल्डिंग्स बनाने का काम करता है या फिर वुड कटर है तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोर्स। देन वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, नॉइज है, ह्यूमिडिटी है, वाइब्रेशन, लाइट, टेम्परेचर, ये सब एस्पेक्ट्स हैं ergonomic की। द साइंस ऑफ ergonomics इज सेट ऑन 4 पिलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। नेमली एंथ्रोपोमेट्री मतलब बॉडी साइज एंड मेजरमेंट्स, बायोमैकेनिक्स यानी मस्कुलोस्केलेटल एक्टिविटीज एंड फोर्सेस एक्सर्टेड, एंड फिजियोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ये थोड़े बड़े नाम है आई नो, बट इसको ऐसे ही एज इट इज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम इन एग्जाम। और आप इन सब के मीनिंग भी याद रखना एंड यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम ब्रैकेट में। तो जैसे बायोमैकेनिक्स आप कैसे याद रख सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल एक्टिविटीज एंड फोर्स एक्सर्टेड। मतलब बायोमैकेनिक्स को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि दैट बायो इज फ्रॉम बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब बॉडी से रिलेटेड, इसलिए मस्कुलोस्केलेटल मतलब बॉडी से रिलेटेड। मैकेनिक्स को अगर हम देखा जाए तो हम उसको फोर्स एक्सर्टेड से जोड़ सकते हैं, तो ऐसे 2 शब्दों को मिला के आप उनका मीनिंग निकाल सकते हैं। अब हमें ergonomics चाहिए क्यों, मैंने पहले ही बता दिया है। इससे क्या होता है, improving safety and health by reducing number and severity of workplace injuries, reducing possibility of accidents due to human error, improving job effectiveness by increasing productivity, reducing errors, eliminating or reducing injuries. This is वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत इजी तरीका याद रखने का कि ergonomics है किस लिए। इट इज एन इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल, ये याद रखना, प्रोडक्टिविटी टूल दैट एड्रेसेस मैटर्स रिलेटेड टू वर्क प्लेस डिजाइन या वर्क प्लेस स्टेशन डिजाइन, वर्क स्टेशन डिजाइन, टास्क डिजाइन, डिजाइन ऑफ वर्क मेथड्स, मतलब एक तो जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके उससे रिलेटेड है, क्या काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। इक्विपमेंट डिजाइंस, कैसे काम कर रहे हैं, पेन, लैपटॉप या फिर वुड कटर, नाइफ, अगर शेफ है तो दीज आर इक्विपमेंट डिफरेंट। फैसिलिटीज, इन्वायरमेंट, इस सब पे ये डिसाइड होता है। एंड एक और बेनिफिट है, improving job effectiveness by increasing job satisfaction through comfortable working conditions। तो मैंने आपको बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिए हैं, ये यू हैव टू रिमेम्बर। तो हम ये सब देखते हैं फिर से एक बार
study of humans at work adapting the environment to workers, that is called ergonomics, derived from Greek words ergon मतलब कि work and nomics is natural laws, also called human factors engineering, focused on safety, health, optimal working conditions, considers worker capacity, task demands, and work environment. It is based on, this is very important, based on anthropometry, biomechanics, physiology, and psychology. Improves job effectiveness, satisfaction, and productivity. Reduces injuries, accidents, and mistakes. Addresses workplace design, task method, equipment, facilities, and environment. Now, the next topic is entrepreneurship. So, entrepreneurship is the act of creating a new and innovative enterprise, product या फिर service. Basically, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक नया बिजनेस शुरू करता है, कोई इनोवेटिव तरीके से कुछ नया लाके, प्रोडक्ट बना के या सर्विस देके business शुरू करना, that is entrepreneurship. And function of entrepreneurs is to change pattern of production or design of a product through innovation. मतलब वो किसी भी पहले वाले प्रोडक्ट में या डिजाइन में इनोवेशन लाते हैं, इन्वेंशन लाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं, मॉडिफाई करते हैं उस सर्विस या फिर उस प्रोडक्ट को. तो दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योर्स डू. एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कैन टेक रिस्क फॉर कन्वर्टिंग अ नोवेल आइडिया इनटू रियलिटी. मतलब दीज आर रिस्क टेकर्स जो कि एक नए आइडिया को जो पहले कभी किया ना गया हो या फिर उसमें लॉस हो सकता है, बट वो फिर भी उसको करते हैं और उसको रियलिटी में लाते हैं, मतलब वो सच करके दिखाते हैं उसे. एक एग्जाम्पल है मिस्टर नारायण मूर्ति, और फिर JRD टाटा हैं, धीरू भाई अंबानी, ये सारे हैं, इनको हम एंटरप्रेन्योर्स बुलाते हैं बिकॉज दे टुक रिस्क, उन्होंने बिजनेस चलाया एंड दे गॉट सक्सेसफुल. ऑल्सो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज डिफर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीइंग स्टार्टेड. तो सब अलग अलग, ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज सब सेम होती है, एक चीज होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है. स्मॉल एक्टिविटी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स या फिर माइक्रो यूनिट्स, कभी कभी sometimes involving the entrepreneur only part-time, to major undertaking which gives job to many people in addition to entrepreneur himself or herself. And many kinds of agency now exist to support aspiring entrepreneurs, including government agencies, scientific institutes, organizations, financial institutes जैसे कि banks या फिर voluntary organization. तो ये सब क्या है, इनका बेसिकली काम ही ये है कि वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर पाए. जैसे उन्हें कैपिटल चाहिए तो वो प्रोवाइड कर पाए. तो दिस इज देयर वर्क. एंटरप्रेन्योर्स मेक थिंग्स हैपन. क्या क्या करते हो, या तो वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, प्रोडक्ट, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन. दे बिकम चैंपियंस ऑफ न्यू प्रोसेसेस, इंजीनियर्स ऑफ चेंज. अब एंटरप्रेन्योर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें ये यहाँ पे बताया हुआ है. सो दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड, आलसी नहीं होते, काम मेहनत से करते हैं. नॉलेज एंड स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, मटेरियल, पर्सनल एंड टाइम. मतलब कि उन्हें पैसे, मटेरियल, बाकी लोग, टाइम सब मैनेज करना आता है. हैविंग द करेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ability and preparedness to handle many tasks simultaneously, इसको हम कहते हैं multitasking. Ability to learn and acquire necessary skills, ability to deal with tough issues and find solution, and so on. तो आप इसको पढ़ सकते हैं लिस्ट को. In short, to achieve his or her objectives, the entrepreneur must be innovative, creative, and goal-oriented. They must be ready to take some action and motivated to seek and adopt more effective means of doing things. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक आइडिया सोच रहे हैं, बट उस पर एक्शन लेना इज एज इम्पोर्टेंट. अब एक चीज आती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. ये क्या है? इज फोकसिंग ऑन डूइंग गुड सोशल, डूइंग सोशल गुड, मतलब कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना, दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. इट एम्स टू अचीव लार्ज स्केल बेनिफिट्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्पेसिफिक ग्रुप और टू सोसाइटी एट लार्ज. किसके लिए काम करते हैं जनरली? दोज आर अनडिजर्व्ड, नेग्लेक्टेड, डिसएडवांटेज ग्रुप्स और इंडिविजुअल जिनके पास पैसों की कमी होती है, तो उनको हेल्प करने के लिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं. दे आर सोशल कैटलिस्ट. सोशल कैटलिस्ट मतलब जो चेंज लाए.
तो ये समाज में बदलाव लाते हैं, इसलिए इन्हें सोशल कैटलिस्ट कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे इसमें क्या पढ़ा कि एक तो क्रिएशन ऑफ न्यू एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, that is called entrepreneurship. It involves changing production pattern or using innovative methods. Entrepreneurs take risk to bring ideas to life. Requires attributes like hard work, planning, risk taking, and adaptability. And social entrepreneurship focus on achieving social good. समाज के लिए अच्छा करना. Measures success by social impact rather than profits. Holistic view includes diverse forms of social knowledge and entrepreneurship, and it demands innovation, creativity, goal orientation, and a flexible mindset. Now with this हमारा chapter complete होता है. Thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe to the channel. Thank you.